नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, उसका नाम देखेंगे, उसका नाम है एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड। तो बेसिकली एमजीएल के ऊपर 2 पॉइंट्स को याद रखिएगा। पहली बात क्या है? पहली बात है 19,228 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मतलब अभी भी एक स्मॉल कैप कैटेगरीज की कंपनी है और इस स्मॉल कैप कैटेगरीज कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर आपको अभी भी पोटेंशियल बहुत हाई है एक लंबा जर्नी होने के लिए। तो वो देखिए वो तो इन्वेस्टमेंट का सिचुएशन है। आज मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं, आज मैं इस कंपनी के बारे में एक स्विंग ट्रेडिंग बेसिस में बात करूंगा। तो कंपनीज के सबसे पहले मैं चार्ट के ऊपर लेकर जाना चाहूंगा। देखिए, जब भी कंपनीज के ऊपर कुछ इस तरीके से लगातार हाई होता देखने को मिले, तो उसके बेसिस में मैंने एक रेंज को मार्किंग किया। जब रेंज को मार्किंग किया, टोटल रेंज निकल का आया कितना 20%। मैं एक बार कलर को चेंज कर देता हूँ और भी आपको समझने में आसानी होगा। चलो एक बार मैं कलर को थोड़ा सा लाइट करता हूँ। हाँ, अभी ठीक है। देखिए, 20% का एक रेंज बना। तो इस 20% रेंज के बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच करता, तब मेरा क्या बनता है? एंट्री। तो इस जगह पे एंट्री बनता है और इस पीक लेवल तक मेरा क्या बनता है? टारगेट। तो बेसिकली यहाँ पे एंट्री बने और इस पीक लेवल तक यहाँ पे टारगेट बन सकते हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ उसके अकॉर्डिंग बेस्ट तरीके से एंट्री पॉइंट्स एंड बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे मिलने का चांसेस था, मगर हुआ कुछ ऐसा, नीचे आया ही नहीं तो एंट्री नहीं बना। अब इस कंपनी के ऊपर क्या करने वाला? देखिए, बहुत दिनों के बाद यहाँ पे एक रेंज बनता हुआ देखने को मिला। तो जब यहाँ पे रेंज बन रहा था कंपनी के ऊपर, तब मैंने आपको ये भी बताया कि इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करने के बाद जब रिटेस्ट करेगा, मतलब ब्रेकआउट भी हुआ, एक बार रिटेस्ट करने के बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल दिखे, तो मैं ज़रूर यहाँ पे एक पोजीशन बनाने वाला हूँ। तो वो पोजीशन किस तरीके से बनेगा? टोटल अगर मैं पोजीशन डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे मान मान के चलता हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो इस नीचे लेवल तक मैं स्टॉप लॉस लेके चलूँगा और इसका पीक लेवल मतलब 1:3 रेशियो का 3% का यहाँ पे टारगेट लेके चलूँगा। तो 3% कहाँ तक हो सकता है? 3% हो सकता है कुछ इस तरीके से लेवल्स तक। मतलब एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस यहाँ पे रहेगा, तो जिसके लिए मैं टोटल इंतज़ार करूँगा। हाँ, अभी फ़िलहाल के लिए मेरा कोई एंट्री पॉइंट्स बना नहीं है, क्योंकि जब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब इस कंपनी के ऊपर कोई एंटी पॉइंट्स बनेगा मतलब क्या है? जब इस कंपनी के ऊपर मेरा यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद कोई ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट हो, तब मैं डिसीजन लेने वाला हूँ। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को मैंने बहुत बार काम किया। आप प्रीवियस बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने काम किया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी काम किया। यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ था। मैं एक बार इस सारे पॉइंट्स को डिलीट कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगा। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भी सेम टू सेम रेंज रेंज बनता हुआ देखने को मिले और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो क्या यहाँ पे 1:3 रेशियो का टारगेट मिला था, जब यहाँ पे कंपनी रिटेस्ट किया था? हाँ, बिल्कुल मिला था। अगर मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे नीचे तक होल्ड करूँ और इसका टारगेट मैं 1:3 रेशियो तक रखूँ, तो फाइनली 1:3 रेशियो का यहाँ पे एक टारगेट को मैं सेट कर देता हूँ। हाँ, देखिए, टोटल 1:3 रेशियो का मैंने टारगेट को यहाँ पे सेट किया। तो उसके अकॉर्डिंग क्या मुझे सही में टारगेट मिला? हाँ, बिल्कुल मिला। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर दूँ तो देख सकते हैं। फाइनली मुझे कब टारगेट मिला? यहाँ पे टारगेट मिला। कितने दिन में मिला? एंट्री पॉइंट से अगर टारगेट तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 300 दिन लग चुके थे। अभी 300 दिन हो गया, इसमें लोग बहुत बड़ा चिंता में पड़ जाएगा कि 300 दिन में टारगेट मिला है, तो कितना ही टारगेट मिला? 300 दिन में 58% का टारगेट मिला। तो कोई बात नहीं, 58% का टारगेट मिलने के लिए मैं 300 दिन वेट कर ही सकता हूँ। तो मतलब 1 साल तो मैं इंतज़ार कर ही सकता हूँ ना। तो ये कुछ पैटर्न्स को आपको फ़ॉलो अप करना है, इस तरीके से पैटर्न्स को आपको बैक टेस्टिंग करके देखना है। क्या सही में जब आपका इस तरीके से पैटर्न्स बन रहा है, तो उस टाइम फाइनेंशियल ठीक है? चलो वो भी देख लेते हैं। कंपनी का देखिए, रेवेन्यूज़ का ग्रोथ स्ट्रांगली ग्रोथ है, कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं है। मगर प्रॉफ़िट में थोड़ा-सा वोलेटिलिटी है। प्रॉफ़िट थोड़ा-सा कम होता चले जा रहे थे, फिर से कंपनी रिकवरी करना शुरू कर चुकी है। मतलब एक अच्छा खासा सेलिंग पीरियड के बाद एक अच्छा खासा मतलब जर्नी भी यहाँ पे देखने को मिला, पॉजिटिव जर्नी भी यहाँ पे देखने को मिली। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ। सेलिंग होने के बाद फिर से वो रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो मेरे जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके क्या व्यू है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। तो बेसिकली सुज़लोन जो है वो इंडिया की अभी नंबर 1 कंपनी है और वो भी विंड एनर्जी के ऊपर।
तो विंड जो एनर्जी है, विंड जो पावर प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर सबसे बड़े कंपनी बन चुके हैं स्विट्ज़रलैंड। और स्विट्ज़रलैंड के ऊपर एक बात मैं आपको बता दूँ, किसी ने आशा भी नहीं किया था कि कोविड के टाइम से आज तक अराउंड 4 ईयर्स 4 ईयर्स से कंपनी कितना ग्रोथ किया है। 4 साल में कंपनी 80 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं, 86 टाइम रिटर्न्स। क्यों 86 टाइम्स बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए इसका हाई कितना हुआ था 86, और कंपनी लो कितने किए थे कोविड के टाइम? सिर्फ ₹1 के आसपास। तो ₹1 से 86 तक जर्नी किया। ये जो जर्नी हुआ ना, ये कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इतनी जल्द से जल्द इतना बड़ा जर्नी होगा। हाँ, बहुत सारे लोग शायद ₹1 में बाय भी किया होगा, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ वो आज तक होल्ड नहीं करके रखे। ₹1 में से अगर 10 भी बन गया ना, तो वो कब का एग्ज़िट हो चुके हैं। हाँ, शायद 1-2 व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर होल्ड करके रखे होंगे, तो वो ढूँढना भी बहुत मुश्किल होगा। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको अच्छा खासा एक ग्रोथ दे सकते हैं। तो ग्रोथ पाने के लिए आपको उस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च और आपको ट्रस्ट होना चाहिए। तो क्या स्विट्ज़रलैंड फ्यूचर में एक अच्छा खासा एक मुझे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कोई ट्रेड दे सकते हैं? चलो वो सबसे पहले देख लेते हैं। क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर आज तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मेरा जो जितने सारे काम हुआ इस कंपनी का वो सारे के सारे ट्रेडिंग पर्पस में। तो देखिए फाइनली अभी मैं जो आपको दिखा रहा था कि कोई भी रेंज बनने के बाद मैं हमेशा उस रेंज के बेसिस में 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ। तो क्या सही में मुझे यहाँ पे टारगेट मिला? चलो एक बार आपके सामने मार्किंग करके देख लेता हूँ। देखिए जब ब्रेकआउट हुआ था उसके अगेंस्ट में जब स्टॉप लॉस था, इस छोटे तरीके से स्टॉप लॉस था और टारगेट था 1:3 रेशियो का, मतलब कुछ इस तरीके से लेवल्स में इसका टारगेट निकल के आ रहे थे। तो ओवरऑल अच्छा खासा टारगेट मिला, वो भी कितना? 31% का। 31% का टारगेट था और 10% का स्टॉप लॉस था। तो देखिए 30% टारगेट पाने के लिए 10% तो स्टॉप लॉस देने के लिए मैं तैयार हूँ। कोई बात नहीं, इस ये तो मतलब देना ही चाहिए। तो फाइनली इसका टारगेट भी अचीव हुआ। एक्चुअली मैंने टारगेट अचीव होने के बाद भी मैंने आपको बताया कि ये पीक लेवल मतलब जो 86 का लेवल है, उस लेवल तक जाने वाला है, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम एक डिमांड ज़ोन है, सॉरी एक सप्लाई ज़ोन है। रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन किसको कहा जाता है? अगर मैं प्रीवियस बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा दूँ, तो क्या इस लेवल को क्यों मैं रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन बता रहा हूँ? अगर मैं थोड़ा-सा आपको ज़ूम को हटा के मैं इसका प्रीवियस चार्ट को आपको दिखा दूँ, देखिए, कंपनी यही जगह पे से क्या हुआ? कंपनी देखिए एक कंटिन्यूअसली एक जर्नी होने के बाद, नीचे आने के बाद ऊपर जाने का कोशिश तो कर रहा था। फाइनली इस जगह को वो होल्ड किया और एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद बिग क्रैश हो गया। इस बिग क्रैश के कारण बन गया इस लेवल का सपोर्ट ज़ोन। तो जब-जब इस तरीके से कोई रेंज आपको दिखे, तो आपको हमेशा इस तरीके से डेटा को याद रखना होगा। बाकी रही बात फिलहाल के लिए क्या होगा? फिलहाल के लिए जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो मैं कुछ फिर से पोजीशन बनाने के लिए सोचूँगा, क्योंकि कंपनी के जो अभी फिलहाल की जो हालत है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता देखने को मिला है। सेल्स ग्रोथ चाहे प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत हद तक बढ़ चुके हैं। 1 साल में 3 गुना प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। 3 गुना प्रॉफिट बनना कोई तो आम बात तो नहीं है। 100 से 300 बनना कोई आम बात तो नहीं है। मैनेजमेंट अच्छा खासा काम किया, जिसके सीधा-सीधा फ़ायदा कंपनी को मिला। तो मैं इस कंपनी के ऊपर जितने व्यू था मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। सिर्फ़ एक बात मुझे कहना है इस कंपनी के ऊपर, फिलहाल के लिए इस कंपनी के अगर मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ तो लास्ट फ्यू मंथ्स में, जैसे मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ये सारे मंथ्स में देखा है तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा सेलिंग किया गया, सॉरी बाइंग किया गया। सिर्फ़ अगस्त मंथ में कुछ क्वांटिटी सेलिंग किया, क्योंकि सेलिंग तो कभी न कभी करना ही था। इतने लंबा जर्नी होने के बाद कभी न कभी तो वो रुकेगा, कभी न कभी तो माल बेचेंगे। तो वही हालत आपको अगस्त मंथ में देखने को मिला। तो चलो अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। फाइनली पॉलीकैब के ऊपर जो लेवल्स मुझे चाहिए था, वो लेवल्स मुझे मिल चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको ये भी मेंशन किया था कि ये जो स्ट्रांगली यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है 7100, एक्चुअली 7100 मतलब एक 7150 के आसपास जो लेवल है, ये लेवल कंपनी का स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। तो कंपनी क्या-क्या देखिए, बार-बार इस लेवल को वो फेस किया, बार-बार इस लेवल को वो फेस किया, मतलब स्ट्रांगली इसको ब्रेकआउट करेगा। अगर ब्रेकआउट करे, तो मैं वही स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करूँगा, 1:3 रेशियो का स्ट्रैटेजीज़, जो मुझे लगता है अगर मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ की यूज़ करूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं इसके नीचे रखूँ और मैं 1:3 रेशियो का टारगेट लेके चलूँ, तो एक बहुत बड़ा टारगेट मिलने का चांसेस है। जो कुछ इस तरीके से लेवल्स निकल कर है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा एंट्री मिलने वाला है। उससे पहले देखिए जेफरीज़ ने एक टारगेट रखा है, जेफरीज़ का जो टारगेट है 8390 के आसपास, तो इस लेवल तक तो वो जाएगा ही करके, क्योंकि पहले भी जेफरीज़ ने जब यहाँ पे एंट्री दिया था, उसका टारगेट था, फर्स्ट टारगेट था इस लेवल तक, तो फाइनली उसका टारगेट भी अचीव हुआ था। तो जेफरीज़ जब-जब कोई भी कंपनीज़ के ऊपर टारगेट एंट्री पॉइंट देता है, तो वहाँ पे
पॉजिटिवली टारगेट देखने को मिलता है। हाँ, कुछ 1-2 कंपनी के ऊपर शायद स्टॉप लॉस हुआ होगा क्योंकि ये मार्केट में पार्ट ऑफ गेम है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा प्रॉफ़िट होगा, ऐसे होगा नहीं। कभी-कभी आपको लॉसेस भी लेना पड़ेगा। तो पॉलीकैब के ऊपर आपके क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि बाकी पॉइंट्स मैं दिखाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंपनी के कितना ग्रोथ है, कितना दम है। क्योंकि पॉलीकैब एक बहुत स्ट्रॉन्गली कंपनी है, यहाँ पे सेल्स में कोई भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा और प्रॉफ़िट भी, हाँ, छोटा-मोटा 1-2 बार प्रॉफ़िट कम हो गया, इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साल भर में आप डेटा देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपका क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मोती सन्स ज्वेलरीज़ लिमिटेड। तो मोती सन्स ज्वेलरीज़ लिमिटेड बेसिकली 3000 करोड़ का कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि कंपनी के ऊपर जो मतलब बैलेंस शीट है, उसमें जाकर आप कॉर्पोरेट एक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे अभी तक कोई भी अपडेट्स नहीं आया। तो जल्द से जल्द नवंबर के 9 तारीख को आपको क्या मिलने वाला है, 1 के बदले 10 शेयर एज ए स्प्लिट के हिसाब से मिलने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, उसके लिए अच्छी खबर है कि 1 के बदले 10 शेयर मिलेगा। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।